इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि सेकंड पॉइंट वाज न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसका क्या मतलब हुआ कि बेशक आयरन एंड कॉटन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज उस समय में डेवलप हो चुकी थी 1870s तक, बट इतने समय में ही जो पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज चल रही थी उनको वो डिस्प्लेस नहीं कर पाई। वजह क्या थी? ओनली 20% वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन न्यू इंडस्ट्रीज। जो नई वाली इंडस्ट्रीज में थी उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ओनली 20% लोगों को ही क्या किया था? एम्प्लॉय किया था। 80% उसका मतलब ये है कि जो 80% बाकी वाली जो वर्कफोर्स थी वो ट्रेडिशनल मेथड से ही अपने काम कर रही थी। जो हाउस होल्ड वर्क होता था, जो उस समय में मर्चेंट्स लोग उनको प्रोवाइड करते थे, यानी कि कंट्री साइड में। तो सिटीज़ में जहाँ पर, टाउन्स में और सिटीज़ में जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज लगी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, वहाँ कितने परसेंट लोग उस समय तक अभी वर्क फोर्स थी? 20%। कितनी फोर्स थी? 20%। डियर स्टूडेंट्स, अनदर थिंग, because main industry like textile industry, large portion of production came from outside factories and in domestic units। यानी कि 80% जो प्रोडक्शन है वो उन मेन जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थे उनसे नहीं आ रही थी, बल्कि कहाँ से आ रही थी? वही पुरानी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी। समझ आया? थर्ड पॉइंट, पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में चेंज जो आई वो स्लो थी। वो वजह क्या थी? थर्ड वाज change came not because of cotton or metal industries but some other ways। means cotton और metal industries की वजह से पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, यानी कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को उन्होंने रिप्लेस नहीं किया जल्दी से, बल्कि कुछ और नई इनोवेशंस हो गई। यहाँ मैं आपके साथ एक बात साझा करूँगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इस समय में कोविड-19 एक वजह बनी। 26% जीडीपी की हमने शुरुआत में बात की। कभी इंडिया सोने की चिड़िया होता था, तो उस समय में जब तक अंग्रेज भारत को लूटने नहीं आए थे तब तक इंडिया वर्ल्ड में से, मतलब 100 रुपये वर्ल्ड के पास है तो उसमें से 26 रुपये इंडिया के पास होते थे। और धीरे धीरे जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इफेक्ट इंडिया पे क्या हुआ? दुनिया अमीर होती गई, स्पेशली यूरोपियन पावर्स अमीर होती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती गई, और इंडियन पावर जो है वो डिक्लाइन होती गई। इंडिया की इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी। तो जो कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री थी यूरोप में भी, उसका इतना इफेक्ट नहीं हुआ। उनकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की वजह से क्या हुआ? जैसे मैंने अभी आपको कोविड-19 की बात कहने लगी थी, बताने लगी थी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। बात ये थी कि जैसे अभी हमारी इकोनॉमी इस समय में -23 हो गई है, यानी कि जीडीपी हम बहुत डाउन चले गए हैं। तो हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। तो ये इसी, मतलब कुछ इसी तरह से मिलती जुलती बात है कि हम जो भी करते हैं बाहर की कंट्रीज से लेते हैं, बट अब सिचुएशन ये है कि वी हैव टू डेवलप अवर सेल्व्स। हमें अपनी इनोवेशंस करनी होगी, हमें अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगानी होगी। वही थर्ड पॉइंट आप यहाँ से क्लियर करोगे कि ज़रूरी नहीं है कि अंबानी, टाटा की तरह बड़ी बड़ी आयरन एंड स्टील या कॉटन इंडस्ट्रीज लगाई जाए। आपको पता उसके लिए तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, कैपिटल की ज़रूरत होती है। लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए और पूरी इकॉनमी को एक साथ डेवलप करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि छोटे छोटे स्मॉल लेवल पर छोटी इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाएं। वो जो सेल्फ सफिशिएंट अगर बनना है तो जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास वाले लोग हैं उनको कुछ नई इनोवेशंस करनी होंगी। जैसे कि उस समय में इंग्लैंड में हुआ। क्या हुआ? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाज रिप्लेस्ड बाय ऑर्डिनरी एंड स्मॉल innovations in non-mechanized sectors। Non-mechanized means not machines, यानी जिसमें मशीन्स इन्वॉल्व नहीं है। नॉन मैकेनाइज्ड का मतलब हो गया बिना मशीन्स के भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं जिनसे हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब एग्जांपल्स हैं इंग्लैंड की, याद रखनी है आपने, आपको पॉइंट्स में, क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये क्या क्या इंडस्ट्रीज लगी थी? नंबर 1, फूड प्रोसेसिंग। जैसे अभी भी हम लोग भी लगा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है? जैसे अचार बनाना, मुरब्बे बनाना, जैम्स बनाना, ये वाली जो इंडस्ट्री होती है, फूड प्रोसेसिंग थी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन थी, टैनिंग इंडस्ट्री थी, पॉटरी थी, ग्लास वर्क था, फर्नीचर मेकिंग थी, एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स मीन्स जैसे खेती बाड़ी के लिए
एग्रीकल्चर के लिए भी जो प्रोडक्ट्स जो यूज़ होते हैं, हल यूज़ होते हैं, एक्सिस यूज़ होती हैं, तो ये सारे इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं ये भी, इसकी भी इंडस्ट्री वहाँ पर माइनर लेवल पे लगी। फूड प्रोसेसिंग की लगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जैसे आयरन एंड स्टील इंपॉर्टेंट नहीं हुई, उसने ट्रेडिशन चेंज नहीं किया, बट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की वजह से जो रेलवेज में कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, जो ब्रिजेस का, ये सारी चीज़ों के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री डेवलप हुई। इसके अलावा पॉटरी डेवलप हुई, ग्लास वर्क हुआ, फर्नीचर मेकिंग हुई, जैसे अर्बनाइजेशन हुई। तो इन वाली इंडस्ट्रीज में, ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रिप्लेस किया यूरोप में। डियर स्टूडेंट्स, तो दिस वाज द थर्ड पॉइंट इन द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज, 4 पॉइंट्स की मैंने बात की थी ना आपसे, तो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली, बिकॉज, मतलब चौथे पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो स्लो हुई, ये जो प्रोसेसेस हैं ये स्लो हुई, उसकी वजह क्या थी, स्लो होने की वजह क्या थी, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस स्लो क्यों थी। पहली वजह, आप अपने घर में भी कोई नई चीज खरीदते हो और महंगी चीज खरीदते हो, तो आप लोग क्या करते हो, कोशिश करते हो कि हाथ नहीं लगाने देते हो, भाई बहनों को भी बोलते हो नहीं नहीं इसको टच मत कर, नया फोन ही खरीद लो फॉर एग्जांपल, तो इसको टच नहीं करना, इसको खराब नहीं कर देना, है ना, होता है ना ऐसा, तो खराब होगा तो हाई बहुत महंगा, स्क्रीन टूट जाएगी, तो कैसे हम उसको रिप्लेस करवाएंगे। तो हर नई चीज के लिए हमें पहले अनमने होते हैं, हम उस चीज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वही वजह थी। फर्स्ट पॉइंट क्या था, एक्सपेंसिव मशीनरी एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। एक्सपेंसिव मशीनरी, एक तो मशीनरी महंगी थी, दूसरा जो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो काशियस थे कि पता नहीं सही से चलेगी कि नहीं चलेगी, तो इतना पैसा हम इस मशीनरी पर कैसे लगाएं, तो वो उसलिए सोच समझकर खरीद रहे थे, वो काशियस थे, काशियस होते सावधान थे। सेकंड पॉइंट था, मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन, और जब अगर मशीन लग भी गई है तो बहुत ज्यादा होता है कि लगातार मशीन पे काम हो रहा है तो मशीन टूट सकती है, खराब हो सकती है, तो मशीन के खराब होने का खतरा था। फिर वही बात आ गई एक्सपेंसिव, मैंने आपको आपके फोन की एग्जांपल दी, तो क्या एक्सपेंसिव मशीन होगी तो उस पर खर्चा ज्यादा आएगा अगर वो खराब हो जाएगी, तो ब्रोक डाउन का खतरा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपेयर वाज कॉस्टली, जब उसको रिपेयर करेंगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, दैट्स व्हाई दे वर नॉट यूजिंग दीज मशीनरीज फ्रीक्वेंटली, यहाँ अभी ये अपने आप को तैयार नहीं कर पाए थे, तो ये मेन वजह थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो एक तरफ थी मॉडर्न इंडस्ट्री, दूसरी तरफ थी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील ने तो फ्लोरिश किया, बट उसके साथ साथ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को रिप्लेस नहीं कर पाई। फिर धीरे धीरे जब फिनिशिंग सेंटर बन के लंदन उभरा, वो एक बड़ी सिचुएशन में आए, जब वहाँ पर गांव के जो कंट्री साइड के लेबर्स थे, जब वो शिफ्ट हुए, अर्बनाइजेशन हुई, अरिस्टोक्रेटिक लोग या अमीर लोग भी उसमें थे, बहुत सारे लोग जो थे, तो वो जो लोग थे उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन के साथ साथ कुछ और इनोवेशंस हुई, कुछ और नई छोटी छोटी नॉन मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, पॉटरी मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, ग्लास वर्क बहुत इंपॉर्टेंट था, फर्नीचर मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड implements या tools of agriculture, these were some main important industries which replaced traditional industries, जो उस समय की traditional industries उसको replace किया। and फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया इस पूरे चैप्टर में वो ये था कि दे वर वेरी reluctant to new machinery because of its expense, it was costly, expensive, often broke down and repair was very costly। तो ओवरऑल नतीजा क्या निकला, सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट एनहेंस्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनीफोल्ड वाज स्लो टू बी एक्सेप्टेड। मीन्स चाहे ये जो नई टेक्नोलॉजी सी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ सकती थी उससे, फिर भी लोगों ने इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया, इसको स्लोली एक्सेप्ट किया। तो इन 4 वजहों के अलावा एक और चीज थी कि वाई पीपल प्रेफर्ड हैंड लेबर ओवर
मशीन वर्क। दो तरह के काम शुरू हो गए ना साथ साथ। जब हम ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दो तरह के काम हो गए। एक तरफ लोग हैंडमेड चीज़ें बनाते थे तो दूसरी तरफ बनाते थे। तो एक कंपैरिजन हो गया हैंडमेड थिंग्स एंड मॉडर्न मशीन थिंग्स। क्या हुआ उसी समय में मैनचेस्टर जो कि यूरोप ब्रिटेन का एक इम्पॉर्टेंट शहर था जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, वहाँ इतना कपड़ा तैयार कर दिया गया। वो सारा जो टेक्सटाइल था वो फिर वो जो मैनचेस्टर का कपड़ा था वो इंडिया में आया। तो उसको हम कहते हैं मैनचेस्टर केम टू इंडिया, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी। उन्होंने माल तैयार किया और वो माल ला के इंडिया में बेचा और वो बहुत सस्ता था। वो जो मशीन में कपड़ा तैयार हो रहा था वो बहुत सस्ता था, सिंथेटिक था। तो उसके अपोजिट हमारा इंडिया जो है, इंडिया को कॉटन डिक्लाइन होने की एक मेन वजह, आपने अभी भी देखो ना कॉटन कितना महंगा है, जो प्योर कॉटन होता है, खादी कितनी महंगी है। तो एक तो टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग, दूसरा महंगा। तो उसके अपोजिट जब उनको 100 रुपये में पूरा सूट मिलने लगे तो लोग 500 रुपये के सूट के बजाय 100 को प्रेफर करेंगे। तो लोगों ने जो मैनचेस्टर से कपड़ा आया उसको प्रेफर करना शुरू कर दिया। एंड ये सारा कि हैंड लेबर कैसे और मशीन लेबर दोनों में क्या कंपैरिजन, क्या डिफरेंस, व्हाई पीपल प्रेफर्ड हैंड लेबर ओवर मशीन्स, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दिस इज ऑल अबाउट pace of industrialization. We will meet tomorrow. Have a nice day.